वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत बढ़िया चल रही होंगी, जो कि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसी बीच मैंने सोचा कि आपके ग्रुप 1 का पेपर 3 जो SBIL है, उसके पार्ट बी स्पेशली बात करें तो लेबर लॉज से रिलेटेड मैंने 5 केस स्टडीज़ उठाई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बेसिकली ऐसा चलता है कि केस स्टडीज़ के ऊपर वो थोड़े से केस को मॉडिफाई कर देते हैं, बट एसेंस ऑफ द केस सेम रहता है। तो अगर आप एक बार ये केस स्टडीज पढ़ लेंगे तो हो सकता है अगर सेम टू सेम फैक्ट्स आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो यू विल नो हाउ टू आंसर दीज केस स्टडीज। तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, जो कि है डॉक्टर चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी का। अब एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस केस में है क्या। इस केस में जो डॉक्टर चेतना राजपूत हैं वो पार्ट टाइम टीचर के रूप में ज्वाइन करा था उन्होंने। ज्वाइन करने के बाद उनका फुल टाइम जॉब हो गया था। शी वॉज अ फुल टाइम असिस्टेंट टीचर और उन्होंने 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस सर्विस कर ली थी। तो हैंस वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी? ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाएगी। बट हुआ क्या कि उनका जो एम्प्लॉयर था, उनके एम्प्लॉयर ने ग्रेचुइटी ड्यू होने के बाद भी, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस होने के बाद भी उनकी ग्रेचुइटी अपहेल्ड कर ली। जबकि अपन ने पढ़ा था ग्रेचुइटी एक्ट में 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए। 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस के बाद जब आप रिटायर होते हो, एम्प्लॉयर को 30 डेज आफ्टर द रिटायरमेंट आपको ग्रेचुइटी पे करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर चेतना राजपूत ने अप्रोच किया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने सेम वही बोला जो एक्ट में लिखा हुआ है। पहले तो आपको 30 डेज के अंदर ग्रेचुइटी पे करनी पड़ेगी, प्लस जो कि फॉल्ट आपका है बीइंग, यानी एम्प्लॉयर का फॉल्ट है, तो साथ के साथ ग्रेचुइटी के साथ उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या था, कितने परसेंटेज से था, वो अपन पढ़ते हैं। टॉपिक है डिले इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, 10% इंटरेस्ट एप्लीकेबल। ब्रीफ फैक्ट्स में आ रहा है, द पिटिशनर इनिशियली ज्वाइंड एज अ पार्ट टाइम टीचर ऑन 100% एडेड सेंशनड पोस्ट। पार्ट टाइम पोस्ट पे वो लगी। लेटर शी वॉज अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम असिस्टेंट टीचर विद द अप्रूवल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी यहाँ से समझ में आ रहा है उनका जो अपॉइंटमेंट था, जो उनका सर्विस थी, वो प्रॉपर थी, कोई भी उसमें लैप्सेस नहीं है। शी वर्क फॉर 25 ईयर्स एंड हैड मोर देन 10 ईयर्स ऑफ qualifying service under pension rules. She became entitled to gratuity upon retirement, but the employer has delayed the payment without justification. बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी एम्प्लॉयर ने कोई ग्रेचुइटी का पेमेंट नहीं किया, तो फाइनली ड्यू टू नॉन पेमेंट शी अप्रोच द हाई कोर्ट। द कोर्ट रीआइट्रेटेड का मतलब कोर्ट ने दोहराया दैट द पेमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी मस्ट बी पेड विद इन 1 month आफ्टर इट बिकम्स ड्यू। सेम टू सेम हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि नेताराम साहू का है वो भी लिखा। उसमें भी सेम फैक्ट्स थे कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट 1 महीने में ग्रेचुइटी नहीं मिली तो एम्प्लॉयर के ऊपर क्या ऑर्डर पास किया गया कि आपको ग्रेचुइटी पे करनी है अलॉन्ग विद 10% सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 10% कहाँ से कैलकुलेट होगा? जब अपन रिटायर हुए, रिटायरमेंट के 1 महीने तक ग्रेचुइटी पे करनी होती है, तो 1 महीने तक नहीं, फिर उसके बाद जब से वो एलिजिबल था तब और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक ये 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर confirms the 10% interest is mandatory. High Court directs respondent to pay gratuity along with 10% per annum from 30/10/2023 till the actual payment. तो केस बड़ा सिंपल था। रिटायर हो रहे हो, क्वालिफाइड सर्विस है, रिटायर होने के 1 महीने के अंदर ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, नहीं दोगे तो 10% का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बात आ जाती है केस नंबर 2 की, लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे लिखा है, कैन एन एम्प्लॉय गो डायरेक्टली टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विदाउट अप्लाइंग टू एम्प्लॉयर। अब पहले समझो इस केस में हुआ क्या था। अगेन वही, जो इसमें रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट टीचर है, उन्होंने प्रॉपर सर्विस वगैरह अपनी करी, 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इसमें भी पूरी करी। 5 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद वो रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद हुआ क्या, उन्होंने एम्प्लॉयर को नोटिस ना देने की जगह, जैसे अपन ने एक्ट पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि रिटायर होते ही आपको एम्प्लॉयर को नोटिस देना है कि आप रिटायर हो गए हो, और वो फिर रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर क्या पे कर देगा, आपको ग्रेचुइटी पे कर देगा। बट हुआ क्या, यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चले गई। सर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है? जो ग्रेचुइटी एक्ट में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जिनको अप्रोच करते हैं अपन, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चले गई। और उल्टा स्कूल ने अब क्या किया, टीचर पे केस कर दिया।
स्कूल ने टीचर पे ये केस कर दिया कि यार आप डायरेक्टली वहाँ क्यों चले गए, आपको पहले हमारे पास आना चाहिए था, तो आपने हमारे खिलाफ केस किया तो हम तो ग्रेच्युटी नहीं दे रहे। पहली बात ये वाला ऑर्डर आया। अब उसके बाद देखिएगा स्कूल ने क्या फाइल कर दी थी, यहाँ पे रिट अपील फाइल कर दी। अब जजमेंट जो आया वो बहुत ही कमाल का आया। ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयर के फेवर में तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो अपन लॉज पढ़ते हैं ये एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए बने हैं, ना कि एम्प्लॉयर के। कोर्ट ने भी ये तक बोल दिया कि भाई उन्होंने नोटिस नहीं दिया, नोटिस देना कोई प्री कंडीशन नहीं है, नोटिस देना वहाँ ऑप्शनल है, आप सिर्फ उस लैप्स के कारण सामने वाले की ग्रेच्युटी अपहोल्ड नहीं कर सकते। सिंपल केस लॉ। अब एक बार सुन लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, हो सकता है सेम फैक्ट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओ। आ जाइए पढ़ते हैं। एम्प्लॉय वर्कड एज अ टीचर फ्रॉम 8 जून 2001 to 17 जुलाई 2011. She has completed more than 5 years of service but was not paid gratuity. She directly approached to the controlling authority. क्या लैप्स रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉयर को नोटिस नहीं दिया अंडर सेक्शन 7(4) ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर्ड स्कूल टू पे ग्रेच्युटी प्लस 10% इंटरेस्ट। सर ये 10% कहाँ से आया? ऊपर वाले केस लॉ से। द स्कूल चैलेंज द ऑर्डर बट द सिंगल जज अपहेल्ड इट। स्कूल फाइल्ड अ रिट अपील, यानी स्कूल ने भी तो अपील फाइल करी, उन्होंने बोला हमारे पास आया ही नहीं। जजमेंट था 7(1) रिक्वायर्स एन एम्प्लॉय टू सेंड अ रिटन एप्लीकेशन फॉर ग्रेच्युटी। हाँ जी एक्ट में लिखा हुआ है, बट सेक्शन 7(2) एंड 7(3) प्लेस एन इंडिपेंडेंट स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयर। तो लैंग्वेज ये बनेगी आंसर की कि हाँ नोटिस देना है, एम्प्लॉय को देना है, वो एक कंडीशन है, लेकिन वो कंपलसरी या प्री कंडीशन नहीं है। लाइबिलिटी बन किसकी रही है? अल्टीमेटली एम्प्लॉयर की बन रही है। एम्प्लॉयर क्या करेगा? डिटरमाइन द ग्रेच्युटी ऑन इट्स ओन, इशू अ नोटिस टू द एम्प्लॉय एंड पे विद इन 30 days of it become payable. The obligation of the employer does not depend on the employee applying first. चाहे एम्प्लॉय अप्लाई करे या ना करे, ऑब्लिगेशन बनता है एम्प्लॉयर का। द एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन इज ओनली अ रिमाइंडर बट नॉट अ प्री कंडीशन। देयरफॉर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी वाज राइट इन एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन एंड डायरेक्टिंग द पेमेंट। ऊपर वाले केस लॉ से हमको समझ में आया 30 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ग्रेच्युटी नहीं मिली तो 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लगता है। दूसरे वाले केस से हमको समझ में आया कि एम्प्लॉई ने हमको नोटिस नहीं दिया तो एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि इसने हमको नोटिस नहीं दिया, इस कारण से हम इसको ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रेच्युटी पे करनी ही करनी पड़ेगी। तीसरा केस लॉ, आई होप अभी तक समझ में आ रहा है। तीसरा केस लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, वैसे अगर इस केस लॉ के फैक्ट्स को मैं रखूं और अगर थोड़ा बहुत अगर आप अपनी गट फीलिंग से भी इस केस लॉ को समझे, यानी एग्जाम में आ जाए, तो भी क्या होगा ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें देखना यहाँ क्या था? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल काम में आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब वहाँ पे है ना, यहाँ पे एक कंडीशन थी कि साल भर में कितने दिन आपको काम करना है, तो वहाँ पे लिखा था 240 days एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयर जरा बड़ा शाना था, उसने क्या किया? 240 days की कैलकुलेशन में क्या क्या नहीं जोड़े? संडेज एंड पेड हॉलीडेज। सिंपल। 240 days की कैलकुलेशन की जब बात आई तो उन्होंने सब कुछ जोड़ लिया, लेकिन संडे और पेड हॉलीडे को नहीं जोड़ा, और उनका टोटल कितना निकल गया? 227, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम है। ये देखते ही लालचंद जी पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा? कोर्ट ने यह जजमेंट दिया होगा कि भाई जब 240 दिन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो संडेज और पेड लीव्स को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा केस लॉ। तो देखिए क्या लिखा है जजमेंट। द हाई कोर्ट नोटेड दैट द ट्रिब्यूनल, अच्छा सॉरी ये पढ़ते हैं। पिटिशनर क्लेम वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बिकॉज ही कुड नॉट प्रूव 240 days of work in a preceding year as required under section 25B of the Industrial Disputes Act। और जब काउंटिंग चली तो सिर्फ कितने दिन काउंट हुए? 227 होने। और क्यों 227 रह गए? पिटिशनर अप्लाई टू द हाई कोर्ट स्टेटिंग दैट हॉलीडे शुड बी इंक्लूडेड। और हाई कोर्ट ने क्या बोला होगा कि संडेज और पेड लीव्स को भी
इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, हाई कोर्ट नोटेड दैट ट्रिब्यूनल इग्नोर्ड द मैंडेट, cited Supreme Court judgment American Express International Banking Corporation which held that Sundays and paid holidays must be counted as a days worked for continuous service। तो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया था उसको सेट असाइड करा गया और फ्रेश ऑर्डर पास किया गया कि भाई ही इज एलिजिबल। डन यहाँ तक। अब अगला आ रहा है केस नंबर 4। Employee who has crossed the retirement age granted lump sum compensation instead of reinstatement। reinstatement का मतलब क्या होता है, वापस से सर्विस पे लगा देना। अब यहाँ पे देखो ब्रीफ बताते हैं। एक जना है यहाँ पे शिफ्ट सुपरवाइजर, ठीक है। शिफ्ट सुपरवाइजर को एम्प्लॉयर बोल रहा है कि ही इज नॉट अ वर्कमैन एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। वो बंदा सामने जाके पहुंच गया किसमें, उसने क्या रेज कर दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वहां पहुंच गया लेबर कोर्ट के पास। लेबर कोर्ट अवॉर्डेड रीस्टेटमेंट विद फुल बैक वेजेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। यानी जो उसको जॉब से निकाला था, लेबर कोर्ट बोल रहा है कि इसको जॉब पे वापस रखो, जो पहले की वेजेस नहीं दिए वो भी दो और कंटिन्यूस सर्विस भी रखो। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो गई, लेबर कोर्ट ने जो अवार्ड ग्रांट किया उसमें एक मिस्टेक हो गई इनसे, कि जब वो रीइंस्टेट करने की बात कर रहे थे, उस समय जो एम्प्लॉय की एज थी वो 58 to 60 जो रिटायरमेंट एज है उससे ज़्यादा हो गई थी। तो एम्प्लॉयर हैज़ चैलेंज द अवार्ड। मीनवाइल द अथॉरिटीज बिगेन रिकवरी ऑफ 7,23,450। एम्प्लॉयर कहाँ पहुँच गया, हाई कोर्ट। एम्प्लॉयर का क्या कहना था कि भैया यार इसको ठीक है हम लगा देंगे, लेकिन कैसे लगाएं, ये तो एज क्राइटेरिया को एक्सीड कर गया है। यानी जिस समय ये ऑर्डर आया उस समय 58 या 60 जो भी आपके वहाँ पे रिटायरमेंट की एज है उसको एक्सीड कर गया। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बेनिफिट में जजमेंट दिया। पहले ये बोला कि ये रीइंस्टेट हो नहीं सकता बिकॉज उसकी रिटायरमेंट एज क्रॉस हो चुकी है। तो दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव क्या था, ठीक है इसको रीइंस्टेट मत करो, लेकिन जो भी पेएबल अमाउंट है वो इसको दो। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एम्प्लॉयज डेट ऑफ बर्थ वॉज 24/6/1961। मीनवाइल ही क्रॉस द रिटायरमेंट एज बाय द टाइम मैटर रीच द, since he already crossed the 60 years, reinstatement was impossible. The labor court committed an error in ordering reinstatement. यानी करना ही नहीं चाहिए था। The court held that his duties were mainly technical and clerical, not supervisory, meaning he was a workman. The High Court modified the order. अब modified में क्या बोला, compensation दे दो कितना, 3,58,073 है ना, इंस्टेड ऑफ रीइंस्टेटमेंट एंड बैक वेजेस। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में मामला आया वो रिटायरमेंट एज को क्रॉस कर गया। नो फर्दर सर्विस बेनिफिट्स अलाउड बिकॉज वो रिटायर्ड एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय अलाउड टू विड्रॉ अमाउंट डिपॉजिटेड विद द इंटरेस्ट एंड तहसीलदार डायरेक्टेड टू रिमूवल सील लॉक फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स प्रेमाइसेस। तो इस केस लॉ में बेसिकली क्या था, लेबर कोर्ट से गलती हो गई, रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर पास करते हुए ये देखा ही नहीं कि उसकी एज क्रॉस हो चुकी है। एंड लास्ट वाला केस, ये शायद अपन ने जब अपन पढ़ रहे थे चैप्टर मैटरनिटी बेनिफिट वाला वहाँ पे भी कवर किया था। इसको करने से पहले एक आपको प्रोविज़न याद दिलाता हूँ कि जहाँ यहाँ पे आपने देखा हो तो 26 वीक्स का आपको प्री और पोस्ट में मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, लेकिन वहाँ दो टाइम लिमिट थी, 26 वीक्स एंड 12 वीक्स। 26 वीक्स था अप टू 2 सर्वाइविंग चाइल्ड तक, लेकिन 2 से ज़्यादा सर्वाइविंग चाइल्ड अगर आपके हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, के उमा देवी जो हैं उनके 2 बच्चे पहले से थे और उनका एक और थर्ड चाइल्ड हो गया। थर्ड चाइल्ड होते ही उनका जो एम्प्लॉयर है वो ये बोल रहा है कि जो मैटरनिटी लीव है या मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ 2 बच्चों तक होते हैं, तीसरे बच्चे पे कोई भी मैटरनिटी लीव या बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट पहुँच गई उमा देवी और कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाई 26 वीक्स नहीं होगा तो 12 वीक्स तो होगा ही होगा, एंड इट इज़ द राइट ऑफ द वुमेन टू क्लेम हर मैटरनिटी बेनिफिट्स। उमा देवी, a government school teacher, had 2 children from a previous marriage and third from her second marriage. Her maternity leave application for the third child was rejected due to a
स्टेट पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग लीव्स टू मदर्स विद ओनली अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, स्टेट ने एक्ट को ओवरराइड करते हुए पॉलिसी बना दी कि 2 बच्चों तक ही होएगा। सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट अलाउड हर क्लेम कॉलिंग द रिजेक्शन इलीगल, लेकिन डिवीजन बेंच जो थी उन्होंने ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, कह दिया शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट। एक बेंच बोल रही है अलाउड है, एक बेंच बोल रहे हैं नहीं अलाउड है। अब जब भी मैटर हाई कोर्ट के बस का नहीं होता तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट गया मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच यानी जिन्होंने क्या कहा था, बेनिफिट नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और क्या बोला, मैटरनिटी बेनिफिट इज नॉट डिनाइड टू वुमेन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट। इफ अ वुमन हैज लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन उसको कितने वीक्स की मिलेगी, एंड इफ अ वुमन हैज 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन फिर भी उसको 12 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी। दिस मीन्स मैटरनिटी लीव इज अलाउड इवन फॉर द 3rd चाइल्ड, ओनली द ड्यूरेशन इज reduced. So there is no rule that the maternity benefit stops after 2 children. The court stressed that, अब आंसर का पार्ट बनेगा आपके ये, maternity leave is a right, ये कोई चंदा नहीं है, ये women का right है, it is a part of right to health, right to privacy, right to equality, right to, and these are all constitutional protection. ठीक है, एक बार वापस से जो केसेस देखे थे उनको गो थ्रू कर लेते हैं। केस लॉ नंबर 1 डॉक्टर चेतना राजपूत, क्या था, एक मतलब रिटायरमेंट के बाद भी ग्रेच्युटी पे नहीं हुई, कितने महीने में, 1 महीने में करनी होती है तो 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। केस 2 में क्या था कि एम्प्लॉयर को अप्लाई नहीं किया, सीधे कहाँ चले गए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। हाँ, तो एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन देना इज जस्ट अ रिमाइंडर बट नॉट अ प्री कंडीशन या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हमेशा किसके पार्ट पे रहेगी, एम्प्लॉयर के पार्ट पे। फिर आगे आ रहे, हाँ 240 डेज का काउंट, यहाँ पे भी ट्रिब्यूनल ने क्या गलती करी, जब 240 डेज की कैलकुलेशन चल रही थी संडेज और पेड लीव्स को काउंट नहीं किया तो वो कितने निकल के आए, 227। बट कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि ये मस्ट बी काउंटेड एज अ डे फॉर द वर्क फॉर कंटिन्यूस सर्विस। केस लॉ नंबर 4 रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर गलत कर दिया था लेबर कोर्ट ने कि रीइंस्टेटमेंट इवन आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट उसका ऑर्डर पास हो गया, तो एम्प्लॉयर ने बोला यार ये तो कोर्ट ने क्या रिवाइज करा, हाई कोर्ट ने बोला कि भाई कंपनसेशन दो लेकिन कोई रीइंस्टेटमेंट या सर्विस बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेंगे। और केस नंबर 5, चाहे स्टेट पॉलिसी बोल रही है 2 से ज़्यादा बच्चों पे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो बात अलग है 2 बच्चों तक 26 वीक्स का और 3rd चाइल्ड पे 12 वीक्स का मिलेगा। सो आई होप आपको ये सारे केस लॉस समझ आएंगे, समझ आए होंगे, इनको अच्छे से एक बार देख लेना। ये जो शीट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ड्राइव का लिंक लगा दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा, और इनको एक बार देख जाना ताकि सिमिलर फैक्ट्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।